हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अपन का टॉपिक चल रहा है सेल, कोशिका। इसके ऊपर अपन ने सेल का एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसके थ्योरी भी पढ़ ली, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं कि सेल होती क्या है। मतलब सेल की अपने बात करनी कि सेल होती क्या है, वैसे समझ लिया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सर एक सेल का कुछ डायग्राम, एक ओवरव्यू तो बताओ सेल होती क्या है, तो उसी पे बात कर लेते हैं। ये जैसे ये मैंने एक सेल का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया सर? एक सेल का डायग्राम ड्रॉ। अब ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखो, ये बाहर की साइड में जो सेल, कोई एक सेल है, ध्यान रखना। ये आप ऐसे मत मान लेना ये पूरी सेल है, नहीं, इसके अंदर एकदम छोटी सी छोटा एकदम जो पार्टिकल है वो वाला सेल है। ठीक है, एकदम छोटी सी छोटी है। अब इसके आसपास में और भी सेल जुड़ी होगी, इसके आसपास में एकदम पूरा सेल से भरा होगा। ठीक है, अब ये देखो, इसको क्या कहते हैं बाहर की साइड में, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैं एकदम कुछ लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, चलो लिख भी देता हूं थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पे ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ, एक बार पूरा आपको ये डायग्राम बनाना है, बस एक समझने के लिए आपके लिए। अब देखो इसके बीच में एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। कोई भी चीज का सेंटर पार्ट जो इसको क्या नाम है, इसको कंट्रोल करता है, वो कौन सा है, न्यूक्लियस है। अब देखो इसके बाहर की साइड में कुछ यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर पाई जाएगी, कुछ और स्ट्रक्चर पाई जाएगी। यहाँ पे इसके अंदर कुछ लिक्विड भी तो भरा होगा, ऐसे तो है नहीं कि पूरी सॉलिड होगी। तो इस लिक्विड को क्या कहोगे, साइटोप्लाज्म कहते हैं सर। ठीक है सर, ओके सर, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहीं पे कुछ गोल्जी बॉडी होती है। क्या होती है, गोल्जी बॉडी होती है। और यहाँ पे कहीं पे अपन को यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर मिलेगा, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा अपन को, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। और कुछ छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं, वो मैं बताऊंगा किसके अंदर क्या क्या मिलता है, वो पूरा मैं एकदम कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये क्या होता है, जैसे मैं कई कई बार शब्द का यूज लूंगा जब अपन टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेल पढ़ने से पहले मैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताना चाहूंगा कि सेल होती कैसी है। ये एक सेल का ओवरव्यू डायग्राम है। पार्ट्स और भी होते हैं, लेकिन ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के नाम लिखे हैं जिससे आपको समझ आ जाए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। सेल कितने टाइप की होती है सर? सेल टू टाइप्स की होती है सर। कौन कौन से? पहला है यूकैरियोटिक सेल और सेकंड इज, पहला है प्रोकैरियोटिक सेल्स, सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, चालू करते हैं, शुरू करें। फर्स्ट का लैक ऑफ न्यूक्लियस। सर इसका क्या मतलब होता है? अभी मैंने सेल का एक डायग्राम बनाया था, उसके अंदर बीच में एक गोला सा बनाया था, वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि मेन पॉइंट होता है, जो कि पूरे जितने, अब जैसे अपने बॉडी के अंदर माइंड क्या करता है, सब चीज कंट्रोल करता है। माइंड क्या करता है, सब चीज कंट्रोल। तो वैसे ही समझ लो सेल का माइंड कौन है, सेल का माइंड तो वो कौन है, न्यूक्लियस है। वैसे ही इसके अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, सबसे जरूरी लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है। ये इन दोनों के अंदर अगर कभी पेपर के अंदर डिफरेंस पूछे तो ये दो डिफरेंस याद होने चाहिए। इसके अंदर लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है, पहली बात याद रहेगी। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट, यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट। यू मतलब ट्रू, यूकैरियोटिक, कैरियोट मतलब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस आप नाम सुना होगा, मतलब सेल से रिलेटेड होता है। कैरियो नाम होता है न्यूक्लियस, सेल से। कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, एक लैटिन भाषा का नाम है कैरियो, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यू मतलब ट्रू, ये सारी लैटिन भाषा के नाम है, लैटिन और ग्रीक भाषा के नाम है। तो यू मतलब ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस मतलब ट्रू, न्यूक्लियस मतलब प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं डीएनए। डीएनए अपन को सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, सब इंटेलिजेंट है अपने। डीएनए इज सर्कुलर एंड फ्री इन साइटोप्लाज्म। अब ऐसे मत कहना कि डीएनए सर पता नहीं है। अब देखो इसके अंदर क्या बता रखा है कि डीएनए क्या होता है, सर्कुलर होता है एंड फ्री इन साइटोप्लाज्म। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था इसके अंदर, तो देखो वहां पे क्या था, अपने पास न्यूक्लियस था तो न्यूक्लियस था तो सब चीज अपन के पास उसके अंदर अवेलेबल थी। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, मतलब इसके पास ऐसे समझ लो इस सेल के पास दिमाग नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास दिमाग नहीं है, तो मतलब कोई सब चीज क्या रहेगी, अनस्टेबल रहेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और पूरे सेल के अंदर फिरता रहता है, इसकी कोई भी फिक्स जगह नहीं है। किसकी? डीएनए की कोई फिक्स जगह नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, एंड फ्री इन साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म पूरे सेल के अंदर फ्री रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लीनियर, मतलब डीएनए क्या है, यहाँ पे लीनियर बना रखा है एंड एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियस। मतलब सर कि इसके अंदर देखो दिमाग है, सब चीज स्टेबल करके रखेगा, सब चीज एकदम हर एक जगह अपनी अपनी जगह रहेगी। तो इसके अंदर देखो इसने डीएनए को लीनियर भी कर रखा है और एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियस, मतलब जो डीएनए है वो किसके अंदर रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। आया या नहीं समझ में, आ गया ना। अब देखो ऑर्गेनेलिज आर मेम्ब्रेनलेस। अब देखो अभी मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, गोल्जी बॉडी बताया था, ये सब क्या ऑर्गेनेल्स है, मतलब
इस सेल के ऑर्गन्स है, जैसे अपना पूरा शरीर है, उसके अंदर दिल भी है, पेट भी है, आंतें भी है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर भी है, पेनक्रियास भी है, सब चीज है, ब्रेन भी है, सब चीज है पूरी। मतलब सेल को ऐसे समझ लो एक पूरी बॉडी है, एक तरह से ऐसे माइंड के अंदर समझो। तो इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनिज है उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब कोई कहीं निकल जाता है। लेकिन इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, सब मेम्ब्रेन बाउंड है, क्योंकि इसके पास दिमाग है, ऐसे समझ लो इसके पास दिमाग है, इसलिए ये अपने क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनिज है सबको मेम्ब्रेन के अंदर रखता है। ठीक है, अब देखो इसका, अब यहाँ पे देखो मैंने एक अलग से पॉइंट लिखा है, मैं यहीं पे डाल देता हूँ। अब देखो ये जो यूकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, ये क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। यहाँ पे मैं ऊपर की साइड में लिख रहा हूँ, ये क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। ये क्या होती है, यूनिसेलुलर। ये क्या होती है, यूनिसेलुलर। मतलब ये इनकी जो पूरी बॉडी होगी, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इनकी जो पूरी बॉडी होगी ना, वो वन टाइप ऑफ सेल की बनी होती है। मतलब ऐसे नहीं है कि ये पार्ट अलग सेल का बना हुआ है, ये पार्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो पूरी एक टाइप ऑफ सेल की ही बनी होगी। ठीक है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से ही बनी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये तो बहुत यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर हो सकता है, ज्यादातर ये मल्टीसेलुलर होता है। कई एग्जांपल के अंदर, अभी एग्जांपल बताऊंगा, उसके अंदर ये क्या होगी, यूनिसेलुलर भी होगी। कुछ एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर के, लेकिन ज्यादातर मल्टीसेलुलर, जिसके अंदर अपन आते हैं। अपन कौन से सेल के पार्ट है, यूकैरियोटिक सेल के पार्ट है। ठीक है, अभी आगे बताते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख दिया मैंने, आप गौर कर लेना। अब देखो साइज इसके अंदर कितना लिख रखा है, साइज मैंने लिख रखा है 0.125 माइक्रोमीटर। ऐसे यू नहीं है, ध्यान रखना ये माइक्रोमीटर है, ऐसे यू मत बना लेना, ऐसे ये यू थोड़ा सा नीचे आता है, इसको कहते हैं माइक्रोमीटर। समझ आ गया, तो 0.1 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक इसका साइज रहता है। किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल का देख लो तो ये बड़ी होगी साइज में, मतलब एक सेल की, ये एक सेल की बनी होती है तब छोटी है एकदम माइक्रोस्कोप के अंदर। और ये देखो 10 to 100 माइक्रोमीटर साइज इसका कितना है, किसका, यूकैरियोटिक सेल का। अब देखो राइबोसोम, ये बताऊंगा मैं सारे के राइबोसोम क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है, सब आप एक बार अपन सेल लिखकर जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो आप एक तो लिखते जाओ, मैं आराम से सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा, जब आप वापस इसको पढ़ोगे ना तब आपको सब याद आ जाएगा। पहले देखो राइबोसोम इसके अंदर कौन सा होता है, 70S। ये 5 नहीं है, 70S लिखा हुआ है, ध्यान रखना 70S, आपको भी ऐसे ही लिखना है, एस है। और यहाँ पे देखो राइबोसोम कितना है, 80S। तो ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S राइबोसोम पाया जाता है। जनरल इंट्रोडक्शन याद करते जाओ आप। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब आते हैं एग्जांपल की। इसके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, इसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, माइकोप्लाज्मा, और ये पीपीएलओ से। ये पीपीएलओ क्या होता है, प्लूरोन्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही ऐसे समझ लो। तो ये सब चीजें किसके अंदर पड़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया इसी के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी नाम सुना ही होगा, ये भी किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, माइकोप्लाज्मा इसके अंदर, पीपीएलओ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। आया या नहीं समझ आया। अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा। ये देखो ये प्रोटिस्टा, फंजाई, ये क्या यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, तो ये इन यूनिसेलुलर के एग्जांपल है। अब इसके अंदर गौर करो, यहाँ पे देखो यानी प्रोटिस्टा भी लिखा हुआ है। ये देखो प्लांट, एनिमल्स, मतलब ये एक तरह से सब कवर कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा लिख के क्या प्लांट और एनिमल्स है, आपको पता है। ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है, अलग अलग टाइप की सेल से बने हुए सारे। तो ये देखो यहाँ पे ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स बनी होती है। तो ये देखो ये पूरा कंप्लीट आया या नहीं समझ में आया। इसी से मैंने कहा कि एकदम आराम से इजी से समझाएंगे। अब आगे एक बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के आगे और भी दो पार्ट्स में बांटते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल तो वही है, यूकैरियोटिक सेल अपन को पता है मल्टी सेलुलर होती है, तो मल्टी सेलुलर की तो बात करनी पड़ेगी। इसके यूकैरियोटिक सेल के 2 टाइप्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। इनके भी डिफरेंस की बात कर लेते हैं। प्लांट सेल समझ आ गया, जो प्लांट्स के अंदर, एनिमल सेल जो एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, बस सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर देखो सेल वॉल। अब देखो प्लांट तो अपन को बताया अपन के जैसे नहीं दिखते, उनके अंदर कुछ तो डिफरेंस होगा, तो उनके अंदर होती है सेल वॉल। सबसे मेन डिफरेंस यही होता है सेल वॉल का। सर सेल वॉल क्या होती है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सेल वॉल क्योंकि प्लांट्स की अलग होती है, एनिमल्स की सेल अलग होती है, सेल वॉल हार्ड होती है। और ध्यान रखना प्लांट के अंदर तो सेल वॉल पाई जाती है, इसके अंदर सेल वॉल मतलब जो बाहर की साइड में जो आउटर लेयर होगी प्लांट्स के अंदर वो किसकी होगी, सेल वॉल की होगी। एनिमल्स के अंदर वो नहीं पाई जाती, इसलिए एब्सेंट है। ठीक है, लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट अप्रोक्स 90% ऑफ सेल। एक वैक्यूल होता है, वैक्यूल मतलब जो एकदम खाली स्पेस होता है इसके अंदर, सेल्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, जो प्लांट सेल होगी, जैसे ये एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, जैसे ये देखो जैसे स्ट्रक्चर है प्लांट सेल के, मान लो ये बाहर की साइड सेल वॉल, इसके अंदर जो 90% एरिया है ना जो सेल का, यहाँ पे तो कहीं न्यूक्लियस है, लेकिन 90% एरिया किसने कवर कर रखा है, वैक्यूल ने। ये क्या है, वैक्यूल है, ध्यान रखना।
ये क्या वैक्यूल है बीच की साइड में, तो ये 90% देखो एरिया किसने कवर कर रखा है, वैक्यूल ने। इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर ध्यान रखना, ये प्लांट सेल और ये एनिमल सेल। तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल सबसे ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। वैक्यूल इसके अंदर छोटी छोटी जगह पे होते हैं, 3-4 एक वैक्यूल होते हैं हर सेल के अंदर, तो ये वैक्यूल्स एकदम छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये ध्यान रखना, आप मैंने बताया था सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज, किसके अंदर सेल वॉल होती नहीं है तो क्या बनेगी, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ये पेपर के अंदर पूछ रखा है, आपके पेपर के अंदर आ रखा है सवाल के विच सब्सटेंस, या ऐसा पूछ लेते हैं कि थ्रू बाय विच सब्सटेंस सेल वॉल इज फॉर्म्ड, तो सेल्यूलोज आंसर क्या होगा, सेल्यूलोज मतलब कोशिका भित्ति, इसको हिंदी के अंदर कहते हैं सेल वॉल को कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। आया या नहीं समझ में आया। अब देखो यहाँ पे मैंने इसकी फिक्स शेप बना रखी है ना, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, प्लांट सेल के में से ध्यान रखना शेप फिक्स होती है, कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। और प्लांट सेल के अंदर फूड स्टोर, जैसे अपने शरीर के अंदर ये फूड स्टोर रहता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, ध्यान रखना। तो इसके अंदर किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर किसके फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में। किसके अंदर, इस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। यहाँ पे देखो वैक्यूल छोटा होता है, इरेगुलर शेप होती है, कोई फिक्स शेप होती नहीं है, पर लेकिन ऐसे ऐसी इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनी होती है किसकी, एनिमल सेल की। मैं एक डायग्राम बना दूंगा, फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में। ऐसे यहाँ पे लिख लो, मैं लिख भी लेता हूँ ग्लूकोज, पर आपको ग्लूकोज याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, ग्लाइकोजन याद रखना है, ठीक है। अब एक डायग्राम बना देते हैं इनका दोनों का, प्लांट सेल और एनिमल सेल का बढ़िया सा। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम की बात करते हैं। तो डायग्राम के अंदर देखो मैंने क्या बताया था, ये एकदम फिक्स शेप के अंदर होगा, इसकी शेप भी फिक्स नहीं होगी, इरेगुलर शेप होगा, राउंड शेप होगा। ये रेक्टेंगल शेप के अंदर है। अब देखो मैंने क्या बताया था, इसके अंदर वैक्यूल होगा। देखो सर सबसे बड़ा वैक्यूल है, ये कौन सी सेल है, प्लांट सेल व एनिमल सेल। वैक्यूल देखो कितने छोटे छोटे हैं, ये देखो ये कितना बड़ा वैक्यूल, 90% ऑफ सेल कवर कर रहा है। ये देखो छोटे छोटे वैक्यूल, वैक्यूल इनका यूजेस क्या होगा ये मैं सब में बताऊंगा, लेकिन आप देखते जाओ डायग्राम। ये देखो वैक्यूल कितना बड़ा है, इसके अंदर वैक्यूल देखो कितना छोटा है ये वैक्यूल। अब देखो बाहर की साइड में मैंने क्या बताया था, प्लांट सेल की एक सेल वॉल होगी, जो सबसे बाहरी आउट लेयर है, तो देखो सेल वॉल है। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि इसके अंदर एक लेयर है, इसके अंदर डबल लेयर है। देखो सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल के अंदर की साइड में कौन सी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ये देखो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है या नहीं है, आ गया समझ में। ये देखो 2-3 डिफरेंस। न्यूक्लियस एक ही साइज के रहेंगे, न्यूक्लियस का कुछ मतलब नहीं है, न्यूक्लियस बस इतने हैं, दोनों के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये मत कर देना ये न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी पार्ट्स होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये देखो ये वाला न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस डबल डबल लिख लिया क्या, चलो डीएनए बना लो इसको, ये वाला डीएनए, ये इसके अंदर जो होगा वो कौन सा होगा, डीएनए। डीएनए अब देखो इसके अंदर सर्कुलर है और इसके अंदर मैंने क्या बता रखा है, लीनियर बता रखा है। सर्कुलर है और लीनियर बता रखा है डीएनए। ये देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया नहीं बताया कि जो न्यूक्लियस है उसके पास प्लाज्मिक अपने पास क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वो बता रखा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर ऑफ सेल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इनके, और कुछ मेन तो ये 2-3 डिफरेंस है, यही होने चाहिए आपके पास। तो ये डायग्राम बना लेना, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, समझने वाली चीज है, पेपर के अंदर आता भी है, कई बार पूछ ले। एनिमल सेल का डायग्राम बनाओ तो प्लांट सेल का, कुछ भी डायग्राम दे सकते हैं आपको, तो ये याद रखना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, इसको आगे ज्यादा और आगे ज्यादा शेयर कर देना, उनको भी कह देना आगे जाके शेयर कर देना, क्योंकि सेल चैप्टर ही ऐसा ही है, क्योंकि ये पेपर के अंदर आता भी है, बहुत ज्यादा नंबर का ये मतलब टॉपिक है। और इस टॉपिक से क्या होगा कि आप जब शुरुआत सेल से क्यों करते हैं, क्योंकि सेल ही एक ऐसी बेसिक चीज है जिससे आप बायोलॉजी पूरी कंप्लीट कर सकते हो। मतलब सेल को अगर समझ लिया तो आप बायोलॉजी के अंदर कोई भी टॉपिक कर सकते हो, लेकिन आपको सेल आना चाहिए, इसकी ऑर्गेनिल्स पता होनी चाहिए कौन कौन सी क्या होती है, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, धन्यवाद।